डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से हम लोग पढ़ेंगे नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रकार पढ़ेंगे। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रकार जो होता है दो होता है, जिसे हम लोग SN2 एवं SN1 दो भागों में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। तो ध्यान देना है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रकार जो होगा दो होता है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नाभिक रागी प्रतिस्थापन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है और दो प्रकार कौन है? SN2, ध्यान देना है, SN2 एवं SN1। यानी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को दो भागों में डिवाइड करेंगे, SN2 एवं SN1। SN2 और SN1। SN2 का मतलब क्या होता है, फुल नेम लिखेंगे हम लोग SN2, जिसका फुल नेम होता है न्यूक्लियोफिलिक, ध्यान देना है, जिसका फुल नेम होता है बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान देना है यहाँ पे, बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम क्या है? द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जो दूसरा प्रकार होगा SN1, इसका नाम होगा, ध्यान देना है, यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन ध्यान देना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं एक अणुक, ध्यान देना है, एक अणुक या एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो यह SN1 और SN2 का फुल नेम है। अब ध्यान देना है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होंगी, SN1 और SN2। तो यहाँ पर हम इसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा और थ्योरी दोनों के माध्यम से समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया ध्यान देना है, SN2 अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान देना है। यह अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होता है। SN2 अभिक्रिया जो होता है एक ही पद में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया में दो पदों की जरूरत नहीं होती है, एक ही पद में अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ध्यान से हम लोग ध्यान देना है, यह अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है, एक ही पद में पूर्ण होती है। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग इसे हम कॉमन अभिक्रिया के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पर ये है न्यूक्लियोफिलिक NU कॉमन रिएक्शन है, ये है न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। और यहाँ पर हम लेते हैं हाइलो एल्केन R सिंगल बॉन्ड X। यहाँ पर जो हम अभिक्रिया ले रहे हैं वो कॉमन अभिक्रिया है जिसे हम बोलते हैं सामान्य अभिक्रिया। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक है और यहाँ पर है हाइलो एल्केन। तो यहाँ पर जो है ध्यान देना है, यहाँ पर बनेगा क्या, ध्यान देना है, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक और यहाँ पर है ध्यान देना है X। इसे हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था बोलते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं इसको। और इसके बाद बनता है उत्पाद। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर चला जाता है। तो यह अभिक्रिया कॉमन है, ध्यान देना है, यह अभिक्रिया कॉमन है। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक जो है हाइलो एल्केन के साथ अभिक्रिया करके संक्रमण अवस्था के रूप में आता है। इसके बाद उत्पाद बन जाता है और अवशिष्ट समूह जो होता है अवशिष्ट समूह के रूप में हाइलाइड जो होता है बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये संक्रमण अवस्था है और ये है हाइलो एल्केन।
अब ध्यान देना है, यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना है हमें कि यह अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है। ध्यान देना है, रासायनिक बल गतिकी के आधार पर, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी के आधार पर, रासायनिक बल गतिकी के आधार पर यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, रासायनिक बल गतिकी जिसे हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो रासायनिक बल गतिकी के आधार पर यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि, ध्यान देना है, रासायनिक बल गतिकी के आधार पर यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि अभिक्रिया का वेग हाइलो एल्केन एवं नाभिक रागी की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः इसे द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, यह SN2 अभिक्रिया है। SN2 अभिक्रिया जो होता है एक ही पद में पूर्ण होता है। रासायनिक बल गतिकी के आधार पर यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग जो होता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का जो वेग होता है हाइलो एल्केन एवं नाभिक रागी की सांद्रता पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। यानी अभिक्रिया का संचालन जो होते हैं अभिकारक के दोनों अणु करते हैं, इसलिए यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है और इसे हम बोलते हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी हम जानते हैं इसको। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग को यह अभिक्रिया जो होता है अध्रुवीय विलायकों में भी संपन्न हो जाता है। तो ध्यान देना है, यह अभिक्रिया ध्यान देना, यह अभिक्रिया अध्रुवीय
विलायकों में संपन्न हो जाती है या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। तो ध्यान देना है, यह अध्रुवीय विलायक में संपन्न होता है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर अध्रुवीय विलायक का मतलब होता है कि ऐसे विलायक जिसमें किसी तरह का धन या ऋण आवेश उपस्थित न हो विलायक के अणु के ऊपर, ऐसे विलायक जिसमें किसी परमाणु पर किसी तरह का आवेश नहीं होता है उसे हम बोलते हैं अध्रुवीय विलायक। जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं उन्हें हम अध्रुवीय विलायक, जैसे एल्कोहल, ध्यान देना है, ईथर, एसीटोन, कीटोन, ये सब क्या है, क्लोरोफॉर्म, ये अध्रुवीय विलायक हैं। तो यह अभिक्रिया जो होगा अध्रुवीय विलायक में संपन्न होगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखेंगे। यहाँ पे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या होता है, ध्यान देना है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग समीकरण होगा वह क्या होगा, ध्यान देना है। अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होंगी। नंबर ऑफ फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया का वेलोसिटी जो है दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा, जिसमें हैलोएल्केन और नाभिक रागी दोनों ही अभिक्रिया का संचालन करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है, SN2 अभिक्रिया का ध्यान देना है। SN2 अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है, द्वितीय, ध्यान देना है, वेग समीकरण। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि अभिक्रिया का वेग जो है हैलोएल्केन तथा नाभिक रागी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा, ध्यान देना है। अभिक्रिया का वेग समीकरण, अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्न है। अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्न है। अभिक्रिया का वेग समीकरण, वेग समीकरण निम्नवत है। ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वेग समीकरण क्या होगा, ध्यान देना है। वेग बराबर K इंटू बड़ा कोष्ठक में RX हैलोएल्केन, दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक NU। यानी यहाँ पर अभिक्रिया का वेग जो है दोनों ही अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा, जिसमें हैलोएल्केन और नाभिक रागी दोनों मौजूद होंगे। अब ध्यान देना है यहाँ पे हमको, अब एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ना, एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट है। एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ते हैं CH3Cl प्लस KOH, तो उत्पाद बनेगा CH3OH मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल प्लस KCl, ध्यान देना है, KCl। तो यहाँ पर बना मेथेनॉल एल्कोहल बना यहाँ पे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म, क्रिया विधि क्या होता है। यानी हाइलोएल्केनों से न्यूक्लियोफिलिक
यानी नाभिक रागी का जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा उसका मैकेनिज्म क्या होगा। यहाँ पर अभिक्रिया में हम लोग मेथिल कोलाइड यानी क्लोरोमेथेन का क्रिया करा रहे हैं, किससे, जलीय KOH के साथ, जलीय KOH के साथ, जलीय KOH के साथ। तो यहाँ पर बन जाता है क्या, मेथेनॉल बन जाता है उत्पाद के रूप में। तो इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म क्या है, ध्यान देना है, क्रियाविधि, मैकेनिज्म, क्रियाविधि, क्रियाविधि, इसे हम बोलते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, सी ये है मेथेनॉल, ध्यान देना है, मेथिल कोलाइड है ये, मेथिल कोलाइड। यहाँ पर है न्यूक्लियोफिलिक, ध्यान देना है OH, OH माइनस जो है न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर बनेगा संक्रमण अवस्था, ध्यान देना है, बनेगा OH, ये संक्रमण अवस्था है, संक्रमण अवस्था C, H होगा यहाँ पे, ये संक्रमण अवस्था है, जिसे हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था को बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और बनेगा यहाँ पे, ध्यान देना है, CH और इधर जुड़ जाएगा OH, ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे OH, तो यह बन गया मेथेनॉल, मेथेनॉल या मेथिल कोलाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल कोलाइड प्लस Cl माइनस जो है यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग SN2 अभिक्रिया का मैकेनिज्म देखें कि मेथिल कोलाइड का जब न्यूक्लियोफिलिक OH माइनस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पहले उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था जो अस्थायी होता है, अस्थायी इसलिए होता है, यहाँ पर कार्बन का बैलेंस जो होता है 5 शो कर रहा है, यह क्षणिक अवस्था होता है और यह अस्थायी रूप होता है। और यह तुरंत जो होता है यहाँ पर संक्रमण अवस्था से यहाँ पर मेथेनॉल और कोलाइड आयन जो होता है प्राप्त होता है। यानी इस अभिक्रिया में होता है क्या, ध्यान देना है, इस अभिक्रिया में जो है न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक जो है हाइलो एल्केन के कार्बोधनायन पर आक्रमण करता है। इस परिघटना में C सिंगल बॉन्ड X का विदलन होता है तथा एक नया C सिंगल बॉन्ड OH का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यह SN2 अभिक्रिया है। SN2 अभिक्रिया का वेग जो होगा दोनों ही अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो ये हमारा ये मैकेनिज्म है कि न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक जो है कार्बोधनायन पर आक्रमण करेगा। इस परिस्थिति में या इस अवस्था में C सिंगल बॉन्ड X का वियोजन होगा, जबकि एक नया आबंध
सी सिंगल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े SN2 अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना है, SN1 अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान देना है। SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, अभिक्रिया ध्यान देना है। इसे हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान देना, SN2 अभिक्रिया क्या होता है, SN2 अभिक्रिया, ध्यान देना है। SN2 अभिक्रिया, यह अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया में क्या ध्यान देना है, यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होता है, दो पदों, ध्यान देना है, दो पदों में संपन्न होता है, दो पदों में संपन्न होता है। यह ध्यान देना है, दो पदों में संपन्न होता है रासायनिक बल गतिकी के आधार पर, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी के आधार पर, रासायनिक बल गतिकी के आधार पर यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग, क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल हाइलोएल्केन की सांद्रता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ध्यान देना यहाँ पे, यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, SN1 अभिक्रिया, यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होता है रासायनिक बल गतिकी के आधार पर। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल हाइलोएल्केन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी यहाँ पर नाभिक रागी का वेग निर्धारण पद में कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि नाभिक रागी का आक्रमण जो होता है कार्बोधनायन के ऊपर इतना फास्ट होता है कि उस वेलोसिटी को हम लोग माप नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया दो पदों में होगा, ध्यान देना है, यहाँ पर हम स्पष्ट करने जा रहे हैं। अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होता है। यहाँ पर लेते हैं कॉमन अभिक्रिया लेते हैं, ध्यान देना है, R सिंगल बॉन्ड X, ये हाइलोएल्केन है। तो पहला अभिक्रिया जो होता है बहुत ही मंद होता है, मंद अभिक्रिया है, ये मंद अभिक्रिया है। तो यहाँ पर बनता है R प्लस X माइनस, तो यहाँ पर जो बनता है कार्बोधनायन बनता है, धनायन ये पहले पद में बनता है। और दूसरे पद में क्या होता है, ध्यान देना है, न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक Nu कार्बोधनायन यानी
R प्लस के ऊपर जो है आक्रमण करता है और उत्पाद क्या बन जाता है, R सिंगल बॉन्ड NU। तो यहाँ पर अब क्रिया जो होगा दो पदों में संपन्न होगा। पहले पद में जो है हाइलोएल्केन में उपस्थित R सिंगल बॉन्ड X का विदलन होगा और कार्बोधन आयन और हैलाइड आयन प्राप्त होंगे। दूसरे पद में जो होता है कार्बोधन आयन के ऊपर जो है न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक अटैक करेगा, आक्रमण करेगा इसके ऊपर और बनेगा क्या, नाभिक रागी प्रतिस्थापी यौगिक प्राप्त होगा यहाँ पे। अब ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग ये कॉमन अभिक्रिया देखे हैं। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि अभिक्रिया का वेलोसिटी जो है केवल हाइलोएल्केन की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि हाइलोएल्केन का विदलन जो होता है बहुत धीमी गति से होता है, जबकि कार्बोधन आयन के ऊपर नाभिक रागी का आक्रमण जो होता है इतना फास्ट होता है कि उत्पाद बनने में थोड़ा भी विलंब नहीं होता है। इसी कारण से यहाँ पर अभिक्रिया की वेग जो होगा, यह अभिक्रिया का वेग की निर्धारक पद जो होगा वो हाइलोएल्केन होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे यहाँ पर हम लोग लेंगे अभिक्रिया का वेग समीकरण। अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा, अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्नवत है। ध्यान देना है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग, यानी वेग बराबर K इंटू बड़ा कोष्ठक में R सिंगल बॉन्ड X, यानी यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अतः इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं अतः इस अभिक्रिया को एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देना है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग जो होगा सिर्फ हाइलोएल्केन के द्वारा या हाइलोएल्केन की सांद्रता पर निर्भर करेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि नाभिक रागी जो होता है इतना एक्टिव होता है कि वह तुरंत कार्बोधन आयन के ऊपर आक्रमण करके उत्पाद बना लेगा और यह अभिक्रिया क्षणिक होगी, फास्ट होगी, इसलिए उसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। ध्यान देना है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं हम लोग SN1 अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ध्यान देना है, यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे हम लोग CH3 का होल थ्राइस CBr, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड जो है, ध्यान देना है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड जो है
अभिक्रिया करता है KOH, ध्यान देना है। ये अभिक्रिया जो होता है, अभिक्रिया कराएंगे हम लोग जल से। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड HOH यानी जल से अभिक्रिया करता है, वाटर है। वाटर को हम लोग H2 को तोड़ कर लिख सकते हैं HOH, यहाँ से निकालेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक OH माइनस, तो बनेगा उत्पाद क्या बनेगा, ध्यान देना है, बनेगा CH3 का होल थ्राइस CBr, ध्यान देना सॉरी, OH प्लस HBr, तो यहाँ पर है टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त होता है, ध्यान देना है यहाँ पर उत्पाद के रूप में। अब इस अभिक्रिया को हम दो पदों में दिखाएंगे, यहाँ पर ध्यान देना है। अभिक्रिया कैसे संपन्न होगा, इसको हम दो पदों में बांटेंगे, ध्यान देना है। पहले पद में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, यह अभिक्रिया, ध्यान देना है, यह अभिक्रिया प्रोटिक विलायकों में संपन्न होती है, प्रोटिक विलायकों में संपन्न होती है। तो ध्यान देना है यहाँ पर, यह प्रोटिक विलायक में होगा, जैसे प्रोटिक विलायकों में संपन्न होती है, जैसे जल H2 में संपन्न होगा, या कार्बोक्सिलिक अम्लों ध्यान देना है, यह अभिक्रिया प्रोटिक विलायकों में संपन्न होगी, जैसे H2O, कार्बोक्सिलिक अम्ल आदि। ध्यान देना है, इसे हम यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होगी, ध्यान देना है। पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट क्षण में क्या घटना घटेगी, ध्यान देना है, CH3 और यहाँ पर लेते हैं हम लोग Br, ये है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से क्या बनेगा, ध्यान देना है। फर्स्ट स्टेप में यह स्लो होगा, मंद है, बनता है यहाँ पे CH3 जिसे हम बोलते हैं टर्शियरी, ध्यान देना है, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, जिसे हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोधनायन प्लस Br माइनस। ब्रोमाइड आयन जो होगा यहाँ पर अवशिष्ट समूह के रूप में क्या आ जाएगा, बाहर हो जाएगा। दूसरा पद में लेते हैं स्टेप सेकेंड में क्या होगा, ध्यान देना है, न्यूक्लियोफिलिक के रूप में OH माइनस जो है एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक है, यह CH3, ध्यान देना है, यह टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोधनायन पर आक्रमण करेगा, ध्यान देना है। यहाँ पे CH3 ये कार्बोधनायन है, आप ध्यान देना है, तो ये इस पर आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, ये इस कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो बनेगा क्या, ध्यान देना है, बनेगा CH3, ध्यान देना है,
CH3OH, आप ध्यान देना है तो ये बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो इस तरह से हम लोग SN1 और SN2 क्रिया में क्या डिफरेंस होता है हम लोग जाने। अब ये ध्यान देना यहाँ पर कि SN2 अपक्रिया और SN1 अपक्रिया में जो हैलोअल्केन होते हैं वो किस क्रम में अपक्रिया को अंजाम देते हैं, तो ध्यान देना है यहाँ पे SN1 और SN2 अपक्रिया, चूँकि SN2 अपक्रिया जो होता है सबसे फास्ट जो होता है 1 डिग्री हैलोअल्केन, ध्यान देना है 1 डिग्री हैलोअल्केन देता है, जबकि SN1 अपक्रिया जो होता है सबसे फास्ट 3 डिग्री देता है हैलोअल्केन। तो ध्यान देना यहाँ पे हम लोग एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि SN2 अपक्रिया का यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है CH3X, ये 1 डिग्री हैलोअल्केन है, ये बहुत फास्ट एक्टिव रहेगा। इसके बाद CH3H और X, यानी 2 डिग्री हैलोअल्केन जो होगा 2 डिग्री हैलोअल्केन, यह 1 डिग्री हैलोअल्केन, और यहाँ पर जो है CH3 और X, यहाँ पर है 3 डिग्री हैलोअल्केन, यानी SN2 अपक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशीलता जो होता है 1 डिग्री हैलोअल्केन का होता है। इसके बाद 2 डिग्री हैलोअल्केन का, और सबसे लेस जो होता है 3 डिग्री हैलोअल्केन का होता है। ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर जो है 1 डिग्री हैलोअल्केन का जो होता है ये स्थूलन जो होता है नहीं होता है। इसी वजह से SN2 अपक्रिया के प्रति जो होते हैं 1 डिग्री हैलोअल्केन जो होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक प्रभावशाली होते हैं, जबकि ध्यान देना है SN1 अपक्रिया के प्रति कौन अधिक क्रियाशील होता है, तो टर्शियरी। ध्यान देना है यहाँ पे टर्शियरी, यानी CH3 का होल थ्राइस CX, यानी यहाँ पर है 3 डिग्री हैलोअल्केन, 3 डिग्री हैलोअल्केन जो होगा ज़्यादा एक्टिव रहेगा। इसके बाद जो है ध्यान देना है CH3 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड X, 2 डिग्री हैलोअल्केन। लास्ट में ध्यान देना है हमको 1 डिग्री, यानी CH3X 1 डिग्री हैलोअल्केन। तो यहाँ पर जो है SN1 अपक्रिया के प्रति जो होता है टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड जो होता है अधिक क्रियाशील होता है, जबकि SN2 अपक्रिया के प्रति जो होता है 1 डिग्री हैलोअल्केन जो होता है ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देने एग्जाम में अगर देता है तो हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, निश्चित तौर से हम अपना जवाब को सही ढंग से लिखेंगे। तो यहाँ पर SN1 और SN2 अपक्रियाओं में हैलोअल्केनों की क्रियाशीलता का घटता या बढ़ता क्रम हम यहाँ पर घटता हुआ क्रम दिखाए हैं यहाँ पे, यानी SN2 अपक्रिया के प्रति 1 डिग्री हैलोअल्केन जो होता है ज़्यादा सक्रिय होता है और 3 डिग्री जो होता है सबसे कम, जबकि SN1 अपक्रिया के प्रति जो होता है 3 डिग्री हैलोअल्केन जो होता है अधिक क्रियाशील होता है और 1 डिग्री हैलोअल्केन जो होता है बहुत कम क्रियाशील होता है। इसका कारण क्या होता है ध्यान देना है, 3 डिग्री हैलोअल्केन में जो हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और हम लोग यहाँ पर
कार्बोधनायन का स्थायित्व अधिक होने की वजह से यहाँ पर 3 डिग्री हैलो एल्केन जो होता है SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। अगले वीडियो में हम लोग जो भी यहाँ पर SN1 और SN2 अभिक्रिया में जो कमी होगा उसको हम देखेंगे, और निश्चित तौर से इसको हम लोग तैयार रखना है एग्जाम के लिए। SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्या डिफरेंस होता है